बच्चों हम पढ़ रहे थे भारत का अफवाह तंत्र अध्याय 3। इसके अंतर्गत हमने देखा भारतीय अफवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हमने पिछले वीडियो में क्या किया, हिमालय अफवाह तंत्र के सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अच्छे से पढ़ा। और अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का मतलब क्या है कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का मतलब यह है कि जो नदियां हिमालय से नहीं निकलती है और कहां से निकलती है, प्रायद्वीपीय भाग से, पश्चिमी घाट से निकलती हो या पूर्वी घाट से निकलती हो या मध्य भारत से निकलती हो, मगर उन नदियों का उद्गम स्थान कहाँ नहीं होता, हिमालय में नहीं होता, तो उनको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हमने फिर दो भागों में विभाजित किया था, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ये हमारा अरब सागरीय अफवाह तंत्र और ये हमारा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। यानी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का मतलब क्या था, यानी वो नदियां जो अपना जल किधर गिराती हो, अरब सागर में गिराती हो, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप। अप्रत्यक्ष मतलब उनकी सहायक नदियों के साथ अपना जल किधर लाती हो, अरब सागर की तरफ लाती हो, तो वो किस प्रकार का अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। और वो नदियां जो अपना जल कहाँ ले जा रही हो, बंगाल की खाड़ी में ले जा रही हो, तो वो कौन सा अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो हमें ध्यान रखना होगा कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र में कौन सी नदियां आती है और बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र कौन सी नदियां आती है। फिर देखते हैं कि प्रायद्वीपीय तंत्र का विकास कैसे हुआ। तो देखते हैं पहले अरब सागर की नदियां और फिर बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो देखते हैं अरब सागरी नदियां। अरब सागर के में जो नदियां जल आती है उनमें पहले है नर्मदा और तापी नदी। ये दो मुख्य नदियां हैं जो अपना जल पूर्व से पश्चिमी की ओर लाती है बड़ी नदियों में से, और ब्रह्मस घाटी में बहते हुए अपना जल किधर गिराती है, अरब सागर में गिराती है। इनके अलावा साबरमती है, माही है, यहीं एक नदी और है, लूनी नदी है, भादर नदी है, सतरंजी नदी है, मांडवी नदी है, जोवारी नदी है, शरावती नदी है, गंगा वैली है, पेरियार है और भरतपूजा नदियां हैं जो अपना जल किधर ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। बंगाल की खाड़ी की नदियों में हमने सवर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, वैगई और ताम्रपर्णी नदियाँ, यानी ये अपना जल, यानी ये खुद नदियाँ और इनकी सहायक नदियों के साथ अपना जल कहाँ ले जा रही है, बंगाल की खाड़ी में ले जा रही है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है। कैसे बच्चों, आपने देखा हिमालय अफवाह तंत्र में जो नदी थी कौन सी, शिवालिक इंडो बर्मा नदी, कौन से कल्प में थी, वो मायोसीन में थी। फिर उसका प्लेस्टोसीन काल में भी उसका उत्थान हुआ भूखंड का, तो ये कौन सा कल्प हुआ, प्लेस्टोसीन और मायोसीन। जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र तो कब का बना हुआ है, प्री कैम्ब्रियन के टाइम का। तो कौन सा पुराना हुआ, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पुराना हुआ। पश्चिमी तट, यानी ये जो हमारा गुजरात से लेके नीचे तमिलनाडु तक है, पश्चिमी तट यानी पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। कौन, पश्चिमी घाट, ये भाग जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सह्याद्री। याद रखना, सह्याद्री का मतलब होता है पश्चिमी तट और हिमाद्री का मतलब होता है महान हिमालय। सिर्फ इस सह और है का ही अंतर है। सह्याद्री पश्चिमी घाट, हिमाद्री महान हिमालय। नर्मदा और तापी को छोड़कर, अभी बताया था मैंने आपको दो नदियां नर्मदा और तापी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अपना जल कहाँ ले जा रही है, अरब सागर में ले जा रही है, को छोड़कर अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कौन सी, जो बड़ी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यानी ये बड़ी नदियां हैं, ये अपना जल कैसे ले जा रही है, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर। मगर जो नर्मदा और ताप्ती है वो अपना जल इधर ले जा रही है, कहाँ पे, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये एक सुनिश्चित मार्ग पे चलती है और विसर्प नहीं बनाती। विसर्प का मतलब आपने देखा था कोसी नदी, वो क्या बनाती थी, विसर्प। और ये बारहमासी नहीं है। बारहमासी नदियां क्या होती है, जो नित्यवाही नदियां, सदा निरा नदियां, पेरेनियल रिवर बोलते हैं जिनको, यानी वो पूरे साल भर क्या होती है, बहती है। मगर ये नदियां क्या नहीं होती, बारहमासी नहीं होती। क्यों, ये सिर्फ वर्षा जल ही प्राप्त करती है,
इन्हें बर्फ़ का जल प्राप्त नहीं होता। तो ये क्या नहीं है, बारहमासी नहीं है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी प्रमुख नदियां हैं, जो किधर, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल सिंध बेतवा केन व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र, आपने देखा था यमुना नदी, यमुना नदी की सहायक नदियां देखी थी ना, चंबल सिंध बेतवा केन, और सोन नदी अलग से देखी थी। तो ये गंगा नदी तंत्र के भाग है, मगर ये अपना जल किधर ला रही है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब देखते हैं कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ। जैसे हमने हिमालय अफवाह तंत्र का विकास देखा था, वैसे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का देखते हैं। अति प्राचीन काल की 3 भूगर्भीय घटनाओं ने किसको रूप दिया, अफवाह तंत्र के स्वरूप को रूप दिया, 3 प्रमुख घटनाओं को। पहली देखते हैं आरंभिक टर्शियरी काल में, भूवैज्ञानिक काल देखा था ना आपने। आरंभिक टर्शियरी काल में प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का, यानी इस भाग का क्या हुआ, अवतलन, जिससे समुद्र तल के नीचे चला गया। हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण, यानी ये हिमालय था तो ये क्या हो गया, ऊंचा उठ गया, के कारण उत्तरी भाग का अवतलन हुआ। इस भाग का क्या हो गया, अवतलन। अवतलन का मतलब नीचे धंसना, जिससे भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। भ्रंश द्रोणी किसे कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो ये विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत है और यहाँ नर्मदा नदी बहती है, या ये मान लो आपकी ये चट्टान है। 2 प्रकार के बल काम करते हैं, तनाव बल और संपीड़न बल। तनाव बल क्या करता है, विपरीत दिशाओं में कह सकता है, और संपीड़न बल आपस में मिलाते हैं। तो तनाव बल के कारण, यानी मानो यहाँ पे कोई दरारें पड़ गई इस चट्टान में, तो तनाव बल के कारण विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। जब विपरीत दिशाओं में कार्य करेगा तो ये भाग इधर खिसकेगा, ये भाग इधर खिसकेगा, और बीच का भाग क्या हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा, रिफ्ट वैली जिसे बोलते हैं, रिफ्ट घाटी। और इस रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा और तापी नदी बहती है। ये भी आपको याद करना जरूरी है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तरी पश्चिमी दिशा से, यानी कौन सी दिशा से, ये उत्तरी और पश्चिमी दिशा, ये दक्षिणी और पूर्वी दिशा, यानी इस दिशा से इस दिशा में झुक गया ऐसे। इसलिए हमारी जो बड़ी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, वो अपना जल कहाँ ला रही है, बंगाल की खाड़ी में ला रही है। और कहाँ से निकल रही है, पश्चिमी तट की तरफ से, सह्याद्री की तरफ से निकलती है सभी नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और जल किधर ले जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। क्यों, क्योंकि प्रायद्वीपीय खंड का क्या हो गया, उत्तरी पश्चिमी भाग से दक्षिणी पूर्वी दिशा में झुकाव हो गया, जिसके स्वरूप अफवाह बंगाल की खाड़ी की ओर हो गया। तो ये हुआ हमारा विकास। अब देखते हैं हम इनकी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियां। तो पहले नदी देखते हैं हम, ये महानदी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवाग के निकट, यदि आपसे स्थान पूछे कि महानदी का उद्गम कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवाग स्थान पर। और यदि आपको पूछे, पहाड़ी पूछे, तो अमरकंटक के दक्षिणी भाग में, किसका, महानदी का। ये नदी उड़ीसा में, यहाँ से निकल के छत्तीसगढ़ में निकल के कहाँ जाएगी, छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा में, और उड़ीसा में जाके अपना जल कहाँ छोड़ देगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। इस नदी की अफवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और 47% भाग किसमें, उड़ीसा में। इसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदो, मांद, ईव, जोकिंग और तेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। सबसे बड़ी बात, यानी सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पे, महानदी पे। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध, यानी भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है, महानदी पे। और यदि आपसे राज्य पूछे तो कौन सा, उड़ीसा कर देना, यानी उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर कौन सा बांध, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध बनाया गया है। ये है कौन सी नदी, महानदी। ये देखो, ये महानदी यहाँ छत्तीसगढ़ से निकल के और यहाँ पे उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा में है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको आप यहाँ भी देख सकते हो। ये महानदी यहाँ से निकल के, यहाँ क्या बताया था,
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिवा जगह पे कौन सी दक्षिणी अमरकंटक की पहाड़ी से यहाँ से निकलकर यहाँ बहती हुई छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। और यहाँ पे कौन सा बांध बनाया था? हीराकुंड बांध बनाया था, जो सबसे लंबा बांध है। ये हुई अपनी महानदी। अब देखते हैं दूसरी गोदावरी नदी, सबसे इंपॉर्टेंट नदी। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। भारत की दूसरी लंबी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। दो नदियां हैं, एक कावेरी है जिसे दक्षिणी गंगा कहते हैं और इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा या वर्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ ये नदी, इसका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और हिमालय की नदियों का प्लीस्टोसिन काल और मायोसीन में, तो इसके कारण इसको सबसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को। तो दो बातें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा या वर्ध गंगा कहते हैं। अब देखते हैं कि ये निकलती कहाँ पे? ये यहाँ महाराष्ट्र के पास में, यहाँ पे त्र्यंबक नामक जगह है, वहाँ पे कलसुबाई चोटी के पास से ये नदी निकलती है महाराष्ट्र में, जिसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। महाराष्ट्र से निकल के ये तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश से होती हुई कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी यहाँ पे तेलंगाना के पठार को दो भागों में भी विभाजित करती है। जल ग्रहण क्षेत्र का 29% भाग महाराष्ट्र में है और 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और शेष भाग किस में है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी का? गोदावरी नदी का। ये देखो, ये नासिक जिला महाराष्ट्र का और ये त्र्यंबक जगह और यहीं है कलसुबाई चोटी। यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से ये नदी निकल के यूँ बहती हुई यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, दूधना नदी, पूर्णा नदी, पेन गंगा की सहायक नदी वैन गंगा और वर्धा। फिर इसकी इंद्रावती नदी, इधर है सेलूरी नदी, मगरी नदी, और इधर है इसकी मुख्य सहायक नदी मंजरा नदी। इस मंजरा नदी पे निजाम सागर बांध बनाया गया है। पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, पूर्णा, दूधना इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी जब अपना डेल्टा बनाती है, यानी अधिकतर जो पश्चिमी घाट से निकलकर जो नदियां जाती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। जबकि जो पूर्व से निकलकर पश्चिम की तरफ जो नदियां जाती है, आगे पढ़ेंगे, वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती है, जवार नदमुख बनाती है। इसमें अंतर हमने पिछले वीडियो में देखे थे। गोमती गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी नामक दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में इसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया है इनकी सहायक नदियों का। अगली देखते हैं कृष्णा नदी, यानी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। कहाँ से निकल रही है? सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। आप यदि पूरे उस पर मैप पे देखना चाहो तो यहाँ देखिए, ये गोदावरी नदी निकल रही थी यहाँ पे। कौन सी जगह बताई थी मैंने? त्र्यंबक जगह, कलसुबाई चोटी से। यहाँ से निकलकर ये नदी बहती हुई यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ये कृष्णा नदी निकल रही है, यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ पे ये कावेरी नदी निकल रही है। तो देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ पे? महाबलेश्वर के निकट। कुल लंबाई 1401 किलोमीटर। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा और दूधगंगा व मूसी इसकी सहायक नदी। जल ग्रहण क्षेत्र 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में और 29% भाग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नागार्जुन सागर बांध इस नदी पे है। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। ये पूरी कृष्णा नदी, ये कोयना नदी है, ये भीमा नदी है और ये आपकी कृष्णा नदी दिखाई दे रही। ये आपकी घाटप्रभा नदी है, ये आपकी मालप्रभा नदी है इसकी। इस पे ये तुंगभद्रा नदी है, इस पे तुंगभद्रा
परियोजना भी है। इस पे 3 परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना, श्रीशैलम प्रोजेक्ट और नागार्जुन सागर परियोजना। याद रखना इस नदी पे, कृष्णा नदी पे कितनी परियोजना? 3, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, श्रीशैलम प्रोजेक्ट और तुंगभद्रा परियोजना। यह भीमा इसकी सहायक नदी है। तो ये देखते हैं कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा और दूधगंगा और मूसी। अगली नदी देखते हैं कावेरी नदी, जिसको क्या कहा था? दक्षिणी गंगा। कर्नाटक के कोगुडू जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, यहाँ पे ये कर्नाटक का कोगुडू जिला है, वहाँ पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कर्नाटक के कोगुडू जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से लंबाई 800 किलोमीटर, कहीं पे 800 किलोमीटर, कहीं पे 801 किलोमीटर भी मिलता है। नदी द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में मिलता है। मगर ये कर्नाटक से निकल से तमिलनाडु में चली जाती है। केरल में इसके क्या है? कैचमेंट बेसिन है। यहाँ पे ये शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। इसकी सबसे बड़ी विशेषता कौन सी नदी की? कावेरी नदी की। ये दोनों मानसून में जल प्राप्त करती है। कैसे? जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है गर्मी के अंदर, तो उस दक्षिणी पश्चिमी मानसून गर्मी में कर्नाटक में जल प्राप्त कर लेती है। और जैसे तमिलनाडु में जाता है, तो तमिलनाडु में आपको पता है उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश होती है, और उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश होती है तो तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त कर लेती है। इसलिए यह नदी क्या होती है? साल भर बहती रहती है, यानी ये 12मासी नदियों में गिनी जाती है। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम इस पे 2 नदी द्वीप है। कबानी, भवानी, अमरावती इसकी सहायक नदियां हैं। ये है अपना कावेरी बेसिन। और यहाँ पे आके कहाँ गिर जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये भवानी, अमरावती, कबानी, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। अगली नदी देखते हैं नर्मदा नदी। बात करते हैं किसकी? क्या बताया था कि ये नदी कहाँ से? पूर्व से निकल के कहाँ? पश्चिम की ओर, यानी ये यहाँ से निकल के इधर आती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जो किसका हिस्सा है? अरब सागर का। यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पे खंबात की खाड़ी है। कई बार इन दोनों में कंफ्यूज रहता है, तो क्या याद रखो आप? हिंदी वर्णमाला क ख, ऊपर कौन सा? कच्छ की खाड़ी, नीचे कौन सा? खंबात की खाड़ी। काफ़ी कंफ्यूज रहता है, कच्छ ऊपर आएगा, खंबात ऊपर आएगा। तो सबसे आसान तरीका हिंदी वर्णमाला क ख, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। और यहाँ पे है आपका विंध्याचल पर्वत, और इस जगह है आपका सतपुड़ा पर्वत। मैंने क्या बताया था? भ्रंश घाटी भी समझाई थी, रिफ्ट वैली। यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में क्या है? भ्रंश घाटी। इस भ्रंश घाटी से ये नर्मदा नदी बहती हुई कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी एक बात और, जब ये जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों से गुजरती है, तो वहाँ पे एक जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात, जिसे कपिलधारा जलप्रपात भी बोलते हैं। और एक जलप्रपात और बनाती है जो किताबों में आपको नहीं दे रखा, पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी, कंदरा जलप्रपात और बनाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। यानी यहाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों से निकलती है, तो ऊपर से जल गिरता है, तो क्या बन जाता है? जलप्रपात। तो ये कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जिसको क्या कहा? कपिलधारा जलप्रपात। और दूसरा कंदरा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। 1312 किलोमीटर की दूरी के बहने के बाद कहाँ पे? गुजरात के अंदर यहाँ पे हैं बड़ौच के निकट खंबात की खाड़ी, यानी अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इस पर एक सरदार सरोवर परियोजना भी है। नमामि नर्मदा अभियान भी चलाया गया था। नमामि नर्मदा देवी अभियान क्या था कि इस नदी में क्या था? साफ सफाई से संबंधित अभियान था कि यहाँ पे जो तटवासी है वो इसमें गंदगी न फैलाए, इसको प्रदूषित ना करे, इसको साफ स्वच्छ बनाए माँ नर्मदा को। इसलिए यहाँ पे नमामि नर्मदा देवी अभियान की शुरुआत भी की गई थी। डेल्टा न बनाकर 27 किलोमीटर लंबा
जवार नद मुख बनाती है। कौन सी? ये नर्मदा कावेरी बेसिन। ये विंध्यांचल श्रेणी और ये सतपुड़ा श्रेणी। एस्चुरी आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, एक तो नदी अपना जल ला के क्या कर देती है, मुहाने के ऊपर त्रिभुजाकार आकृति में जमा कर देती है, तो उसे क्या कहा था हमने? डेल्टा कहा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था। ज्वार नदमुख में क्या होता है, जब नदी क्या करती है, अपने साथ जो मलबा, अवसाद और जलोढ़ साथ लाती है, तो उनको यहाँ पास में नदी या समुद्र में जहाँ गिरते हैं वहाँ जमा ना करके दूर दूर तक ले जाती है, और ये क्या हो जाता है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र बन जाता है। तो ये मलबा क्या होता है, दूर तक फैल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? एस्चुरी। कितना किलोमीटर लंबा? 27 किलोमीटर लंबा। तो ये हुई नर्मदा नदी। अगली देखते हैं तापी नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ियों से, यहां तो अमरकंटक था, इस जगह ये नर्मदा नदी बह रही है, खंभात की खाड़ी में गिर रही। यहाँ पे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कौन सी स्थान? मुल्ताई। यहाँ से नदी निकलती है। यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी देखी थी? सतपुड़ा। ये भी किस में बहती है? ब्रह्मस घाटी में। और इसके नीचे है अजंता श्रेणी। तो ये किसके दोनों के बीच में? सतपुड़ा व अजंता श्रेणियों के बीच में। नर्मदा किसके? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। तो ये भी ब्रह्मस घाटी में बहती है। कौन कौन सी में? सतपुड़ा और अजंता के बीच में। यहाँ से बहती हुई ये भी कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, सूरत के आगे। सूरत भी क्या फेमस है? वस्त्रों के लिए और डायमंड के लिए, डायमंड नगरी के लिए। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 79 भाग इसका महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और 6% भाग इसका गुजरात में, यानी कैचमेंट एरिया। ब्रह्मस घाटी में बहती हुई है, सूरत के आगे। कहाँ पे? इस जगह। ये खंभात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी, तो ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? तापी नदी। अगली देखते हैं लूनी नदी। यानी इस जगह आपने देखा क्या है, ये राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ पुष्कर है, अजमेर। तो पुष्कर अजमेर के अंदर है नाग पहाड़ी। वहाँ नाग पहाड़ी से ये दो नामों से निकलती है। कौन कौन से? सरस्वती और सागरमती के रूप में। कौन सी? लूनी नदी। और ये गोविंदगढ़ में दोनों मिलने के बाद में लूनी नदी कहलाती है। तलवाड़ा बाड़मेर तक पश्चिमी दिशा में बहती है और दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती हुई कहाँ पे? कच्छ के रण में यहाँ पे गिर जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। यह भी कहाँ पे? अरब सागर की नदी। अब देखते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदियाँ। हमने अब क्या देखी, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी नदियाँ कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। यानी बड़ी नदियाँ कहाँ गिर रही थी? बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। फिर हमने देखा नर्मदा नदी, तापी नदी और लूनी नदी, ये कहाँ गिर रही थी? अरब सागर में। अब देखते हैं कुछ छोटी नदियाँ जो कहाँ जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। तो देखते हैं, पहली है शत्रुंजय नदी। ये गुजरात की नदी है। गुजरात के अमरावती जिले में डलका से निकलती है। भावनगर जिले में बहती हुई कहाँ पे गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी है भद्रा नदी। आपने ये देखो, सतरंजी नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पे गिर जाती है। ये भद्रा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ गिर जाती है। गुजरात के राजकोट जिले से अनियाली गांव से निकलती है और पोरबंदर से होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तीसरी है ढाढर नदी। पंचमहल जिले के ढाढर गांव से निकलती है यहीं, और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। ये गुजरात की मुख्य नदियाँ 3। आगे देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती का नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के रावली पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? इस जगह से। देखो लूनी तो यहाँ से दिखाई दी आपको, लूनी अभी बताई थी मैंने। और साबरमती का होता है यहाँ से। यहाँ पे उदयपुर है और उदयपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ियाँ? अरावली की पहाड़ियाँ, जो गुजरात के पालनपुर से रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई है। राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? साबरमती नदी। यानी ये राजस्थान का हिस्सा और फिर ये गुजरात में आ गई और गुजरात के बाद में कहाँ आ गई? इस खंभात की खाड़ी में। दिख रही है ये खंभात की खाड़ी? इस खंभात की खाड़ी में ये नदी गिर गई। गांधीनगर व अहमदाबाद नगर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन सी नदी के? साबरमती। अब देखते हैं माही नदी। विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में महद झील से, विंध्याचल पर्वत हमने देखा,
महद झील, ये विंध्याचल पर्वत के पास में ही देखा था ना, ये नर्मदा नदी दिख रही है, इसके ऊपर कौन सा पर्वत देखा था, विंध्याचल। यहाँ कौन सा देखा था, सतपुड़ा। तो इस विंध्याचल पर्वत के पास में यहाँ पे है महद झील, यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद मध्य प्रदेश, फिर यहाँ राजस्थान में माही, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, और इस पे कौन सी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना बनाई गई है। आगे देखते हैं वेतरना नदी, ये कहाँ की, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी, वेतरना नदी। और बलसाड़ के निकट किस में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। फिर है कालिंदी नदी, कर्नाटक के बेलगांव से निकलकर कर्नाटक की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, यहाँ से निकल के यहाँ। फिर है बेत्ती नदी, यह भी धारवाड़ कर्नाटक से निकलती है, हुबली धारवाड़ से, और अरब सागर में गिर जाती है। फिर है शरावती नदी, थोड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, क्यों, क्योंकि जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो इसी नदी के ऊपर है। कौन सा, जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात, या जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, इंपॉर्टेंट रिवर। कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, ये गरसोपा जलप्रपात बनाती है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और 2209 वर्ग किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया। अगली है भरतपुजा नदी, दो नदियां हैं केरल की मुख्य, पेरियार और भरतपुजा। देखते हैं पहले भरतपुजा नदी, केरल की सबसे बड़ी नदी है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकल रही है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से, यानी इस जगह पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकल रही है। कौन सी नदी, भरतपुजा। इसका उपनाम पोनानी है, और पोनानी नामक स्थान पर ही ये अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ लिख लो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। भरतपुजा का जलग्रहण क्षेत्र शरावती से ज़्यादा है, यानी इसका लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है, और शरावती क्या है, 2209 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में ये पूछा गया है कि भरतपुजा और शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र की क्या कीजिए, तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। तो ये मैंने आपको एक लाइन डाली गई है। अब देखते हैं पेरियार, केरल की दूसरी बड़ी नदी है, उद्गम वही अन्नामलाई की पहाड़ियों से है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर है, और वेमनाथ झील के उत्तर में अरब सागर में गिर जाती है। ये भी यहाँ से निकल के इधर, ये पांबा नदी, ये भी केरल की नदी है, छोटी नदी। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल में बहती हुई वेमनाथ झील में गिर जाती है। मांडवी नदी, गोवा की दो नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी, दो मुख्य नदियाँ हैं। देखिए गोवा की इस जगह, कर्नाटक के बेलगांव जिले के सोनसागर के स्थान से निकलती है। गोवा की मुख्य नदी है, पणजी के पास अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी, मांडवी नदी। दूसरी है जुआरी, गोवा की लंबी नदी है, पश्चिमी घाट के हेमदबाश्रम से निकलती है, अगनासिनी उपनाम से जानी जाती है। काबू आगुवाड़ा स्थान पर यह किस में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी, जुआरी नदी। आप देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ जो अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। देखते हैं कौन कौन सी, श्रवणरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, वेतरणी नदी, पेन्ना नदी, पेल्लार नदी, वेगई नदी और ताम्रपानी नदी। तो देखते हैं पहली पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली छोटी नदियों में श्रवणरेखा, वेतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नार, पलार और वेगई प्रमुख है। सबसे पहले देखते हैं श्रवणरेखा नदी। श्रवणरेखा नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के फटार में, जहाँ पे रांची के पास से निकलती है। ये छोटा नागपुर फटार के दो भाग है ना, रांची का फटार, हजारीबाग का फटार, तो रांची के फटार से ही निकलती है। श्रवणरेखा नदी छोटा नागपुर के फटार से निकलती है। ये देखो यहाँ से, ये छोटा नागपुर का फटार है, इस जगह यहाँ से निकल के ये उड़ीसा में बहती हुई कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में निकलती है। झारखंड के रांची और सिंहभूम जिलों से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। झारखंड के कौन कौन से जिलों में, रांची और सिंहभूमि में। दूसरी है वेतरणी। वेतरणी उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण पूर्व की बहते हुए कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये वेतरणी नदी है।
यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल के क्योंझर की पहाड़ी से निकल के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी देखते हैं ब्राह्मणी नदी। ये राउरकेला उड़ीसा के पास दक्षिणी कोयल और संक नदियों से मिलती है। जब राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल और संक नदियों के पास में मिलेगी तो ये कौन सी नदी कहलाएगी? ब्राह्मणी नदी। संगम के बाद में ब्राह्मणी, व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट के पास, ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे? ये देखो ब्राह्मणी नदी यहाँ से निकली और यहाँ पे व्हीलर द्वीप के पास कहाँ पे गिर गई? बंगाल की खाड़ी में गिर गई, जिसे आजकल कौन सा द्वीप कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अगली है वंशधारा। वंशधारा का भी उद्गम कहाँ पे? उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, आंध्र प्रदेश से बहती हुई यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर देखते हैं पेन्नार नदी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। उत्तरी कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? इस जगह से। ये जगह है नंदीदुर्ग, या जिसे बोलते हैं नंदीगढ़। कहीं पे नंदीगढ़ मिलेगा, कहीं पे नंदीदुर्ग मिलेगा, बात एक ही। यहाँ से ये पेन्नार नदी निकलती है, पहाड़ी से निकलती है, आंध्र प्रदेश में बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिणी पेन्नार केशव की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और उत्तरी पेन्नार के दक्षिण में बहते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी बात। इसके दो भाग है, दक्षिणी पेन्नार और उत्तरी पेन्नार। यानी ये कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती हुई आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में। फिर देखो पलार नदी, कर्नाटक के कोलार जिले से निकलती है। कौन सी नदी? पलार नदी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से बहती हुई तमिलनाडु के अर्काड जिले में पहुंचती है और अंततः कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर देखते हैं वैगई नदी। ये वैगई नदी, वैगई नदी तमिलनाडु से मदुराई जिले के वर्षानंद पहाड़ी से निकलती है। मदुराई जिला फेमस है मीनाक्षी मंदिर के लिए। यहाँ पे वर्षानंद पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है और मदुराई से रामनाथपुरम से बहती हुई मंडपम के पास पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी बोल दो, मन्नार खाड़ी बोल दो या बंगाल की खाड़ी बोल दो, कि उसी के तो इससे हैं बंगाल की खाड़ी के, तो ये पाक की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी? वैगई नदी। तो ये हुई हमारी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। तो एक बार क्रम देख लेते हैं पूर्व की नदियों का। सबसे ऊपर कौन सी? सवर्ण रेखा। फिर कौन सी? वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेनार, फिर कावेरी, फिर वैगई और फिर ताम्रपर्णी नदियाँ, यानी पूर्व की नदियाँ। अब देख लेते हैं पश्चिम की नदियाँ, यानी कौन सी नदियाँ? पश्चिम की नदियाँ, यानी जो अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। कौन कौन सी? भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, यहाँ पे एक लूणी नदी और, फिर नर्मदा, फिर तापी, फिर मांडवी, फिर ज्वारी, फिर श्रावती, फिर गंगावली, फिर पेरियार और फिर भरतपुजा। तो ये वही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। अब देखते हैं कि इन दोनों नदियों का कंपैरिजन, यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियों की आपस में तुलना, यानी मुख्य अंतर क्या है किनमें? प्रायद्वीपीय नदियों में और हिमालय नदियों में। सबसे पहला अंतर क्या है कि जो हिमालय नदियाँ हैं वो 12मासी नदियाँ हैं। अपना जल क्या करती है? नित्यवाही है, यानी 12 महीने बहती है। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो क्या है? अनित्यवाही है, यानी 12मासी नहीं है। क्योंकि जो हिमालय नदियाँ हैं वो अपना जल वर्षा से भी प्राप्त करती है और बर्फ़ से भी प्राप्त करती है, और ये सिर्फ किससे करती है? वर्षा से प्राप्त करती है। तो पहला देखते हैं उद्गम स्थल। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में पहला उद्गम स्थल। हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वतों से निकलती है, यानी हिमालय नदियाँ कहाँ से निकलेगी? हिमालय क्षेत्रों से। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से निकलती है। दूसरा अंतर जो अभी मैंने आपको बताया, प्रवाह पर्वती, ये 12मासी है, हिमनद से भी जल प्राप्त करती है और वर्षा से भी। ये सिर्फ मौसमी और मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। तीसरा है अफवाह के प्रकार, ये पूर्ववर्ती है, अनुवर्ती है और मैदानी भागों में वर्षाकार प्रतिरूप बनाती है। कौन सी? हिमालय नदियाँ। ये अध्यारोपित है, पूर्ण यौनित है, अरीय व आयताकार बनाती है। जो मैंने आपको प्रतिरूपों के प्रकार बनाए थे ना, वो। नदी की प्रकृति, ये लंबा मार्ग उबड़ खाबड़ मार्गों से पर्वतों से गुजरती है, अभिशीर्ष अपर्दन करती है, नदी का अपहरण करती है, मैदानों में जल का मार्ग बदलती है और विसर्प बनाती है, बार बार मार्ग बदलती है।
सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे और निश्चित मार्ग में यह नदी चलती है। जल ग्रहण क्षेत्र इनका बड़ा है, इनका छोटा है। नदी की आयु, ये पुरानी नदियां हैं, ये नई नदियां यानी युवा है, क्रियाशील है, वह घाटियों को गहरा करती है। यह है परिवर्तित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां जो अपने आधार तल पे जा पहुँची है। तो ये हुई हमारी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। कितने अंतर? 6 पॉइंटों में इनके अंतर। अब देखते हैं हम नदी बहाव प्रवृत्ति, यानी नदी का बहाव प्रवृत्ति किसे कहते हैं। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी की बहाव प्रवृत्ति कहते हैं। हिमालय नदियों में बहाव प्रवृत्ति समान, बर्फ व वर्षा और प्रायद्वीपीय नदियों में उतार चढ़ाव आता है। क्यों? क्योंकि उनमें तो जल क्या मिल रहा है, बर्फ से भी मिल रहा है और वर्षा से भी मिल रहा है। मगर इन नदियों में तो क्या है, मानसून होगा तो पानी मिलेगा, जल मिलेगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इनमें तो उतार चढ़ाव पाया जाएगा और इनमें समान रहेगा। एक वर्ड है क्यूसेक्स। क्यूसेक्स होता है यदि अपने पानी को मापे तो उसको, यानी जल प्रवाह के आयतन का माप, जिसका मतलब होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। कुछ नदियों में देखते हैं भाई क्या रहता है। गंगा नदी में न्यूनतम जनवरी से जून, यानी पानी का कम कब रहेगा बहाव प्रवृत्ति? जनवरी से जून तक। अधिकतम कब होगा? अगस्त से सितंबर। नर्मदा में जनवरी से जुलाई न्यूनतम, अधिकतम अगस्त में। गोदावरी में न्यूनतम मई में और अधिकतम जुलाई से अगस्त में। नदी जल उपयोग की सीमा, यानी नदी के जल के उपयोग को ज़्यादातर किस प्रकार से किया जाए? 12मासी व अन्य नदियां हैं उनको आपस में जोड़ के, जल को स्थानांतरित करके, नदी द्रोणी को जोड़ के, जल को संग्रह करके और जल को प्रदूषण मुक्त करके। तो ये हुई हमारे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार का उद्विकास, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। तो बच्चों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को बार बार पॉज करके अपने मानचित्र से मिलान करते हुए हर नदी की उद्गम स्थान, बहाव प्रवृत्ति, किन किन राज्यों से बह रही है और अंत में कहाँ गिर रही है, अपने मानचित्र में इनको नोट कीजिए, अंकित कीजिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।